अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर काजी अदनान आपके साथ मुखातिब है। आज हमने डिस्कस करना है कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो फ़ीमेल्स को ब्लीडिंग होती है वो कितने दिन के लिए होना नॉर्मल है और कितनी क्वांटिटी यानी कितनी मिकदार में होना नॉर्मल है, कब हमें इसके बारे में परेशान होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले समझने की बात है, हमें सबको आइडिया होना चाहिए कि ब्लीडिंग होती क्यों है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी यूट्रस है जिसको हम बच्चादानी कहते हैं, उसका साइज़ 6 से 7 गुना बढ़ जाता है अपने नॉर्मल साइज़ से। और जैसे ही साइज़ बढ़ता है तो उसके साथ उसकी जो लाइनिंग है, जो लेयर्स हैं, इनर लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो भी थिक हो जाती है। अब डिलीवरी के बाद यूट्रस ने, बच्चेदानी ने वापस अपनी शेप में आना है, यानी कि उसका साइज़ कम होना है। अब साइज़ कम होगा तो लाइनिंग जो थिक हो गई थी, बड़ी हो गई थी, तो उसने ब्लीडिंग, खून के लोतड़े और यूट्राइन टिश्यू की सूरत में हमारे पास बाहर आना है। तो इस नॉर्मल मैकेनिज़्म को हम कहते हैं लोकिया। इस लोकिया की 3 स्टेजेस हैं और जो ब्लीडिंग है वो 6 हफ्ते तक जारी रहती है, लेकिन 1 या 2 हफ्ते बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रह जाती है, यानी कि ना होने के बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि इनकी स्टेजेस कौन सी हैं। पहले जो 3 दिन हैं उनमें जो आपकी ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड कलर की होती है और इस 3 दिन के ड्यूरेशन को हम कहते हैं लोकिया रूब्रा। ये एक मेडिकल टर्म है। तो इसमें आपके पास ब्लड फ्रेश होगा, यानी कि ब्राइट रेड कलर का होगा, साथ में हल्के छोटे खून के लोथड़े भी हो सकते हैं और हल्का सा म्यूकस भी आ सकता है। और इस दौरान जो हमारे पास क्वांटिटी है ब्लीड की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और मरीज़ जब उठता है या वॉशरूम जाता है और हल्की सी वॉक करता है तो उस वक्त ब्लीडिंग थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि बॉडी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होता है। अब ये हैं हमारे पास पहले 3 दिन। 3 दिन के बाद हम 12 या 14 दिन की बात करते हैं तो ये हमारे पास दूसरी स्टेज है ब्लीडिंग की। इसको हम कहते हैं लोकिया सीरोज़ा। तो इसमें जो एक तो हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा ब्लीड का, जिसको हम डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन की तरफ ले जाते हैं। और जो 5वां दिन है आपका पोस्ट सी सेक्शन या पोस्ट नॉर्मल डिलीवरी, उसमें जो कंसिस्टेंसी, जो कलर होगा ब्लीड का वो सेम होगा जैसे आपका मेंसेस का कलर होता है। अब 12 या 14 दिन तक हमारे पास डार्क ब्राउन कलर की ब्लीड होगी और जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ब्लीड का जो कलर है वो लाइट होता जाएगा और जो क्वांटिटी है, मिकदार है ब्लीडिंग की, वो भी कम होती जाएगी। अब ये हमारे पास 14 दिन है। 14 दिन के बाद 6 हफ्ते तक, 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक जो ड्यूरेशन है उसमें जो ब्लीडिंग है वो पिंकिश या येलोइश वाइट हो जाती है, लाइट ब्राउन भी कुछ अरसे के लिए रह सकती है और इसमें बाकी सेल्स आ रहे होते हैं। आपके पास म्यूकस आ रहा है, ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं, यूट्राइन टिश्यू आ रहा है और इस तरह के दूसरे स्ट्रक्चर जो है ना वो पास होते रहते हैं। लेकिन ब्लीड की क्वांटिटी ऐसा ऐसा कम होती जाती है। आपको साथ में पिक्चर्स में शो हो रहा होगा जो सैनिटरी पैड है वो कितना गीला होता है और वैसे ही औरतों को पता होता है कि इतनी ब्लीड हो रही है तो ये नॉर्मल है। अब ये हो गया हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज़्म। 6 हफ्ते तक ब्लीड आपकी पहले हफ्ते में ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। अब ये है हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज़्म। लेकिन आपको एबनॉर्मल मैकेनिज़्म का भी पता होना चाहिए कि कब हमें परेशान होने की ज़रूरत है। तो उसमें हम एक टर्म डिस्क्राइब करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि खून का छूट जाना, जिसे आप लोग कहते हैं खून का बह जाना हेमरेज की सूरत में। तो वो एक इमरजेंसी है और उसमें बाज़ औक़ात जो माँ है उसकी जान को भी ख़तरा लायक हो सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले इसकी 2 क्लासेस हैं। अगर सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद 24 घंटे में जो फीमेल हैं, जो माँ है, उसको अगर खून छूट पड़ा है, ब्लड छूट पड़ा है, तो वो है हमारे पास प्राइमरी हेमरेज 24 घंटे के अंदर अंदर। और इसकी डेफिनेशन है कि 500 ml यानी कि आधे लीटर से ब्लड जो है वो ज़्यादा हो या 500 ml हो तो उसको हम इसमें शुमार करते हैं। लेकिन जो एनीमिक हैं पेशेंट, जिनमें खून की कमी है, तो उनमें 500 से कम यानी 300 ml, 400 ml भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन जो आपके मौलिज हैं, जहाँ से आपने ऑपरेशन करवाया है या जो साथ में आपका इमरजेंसी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको रब्ता करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी जो स्टेज है जो 24 घंटे के बाद 6 हफ्ते तक रह सकती है, उसको हम सेकेंडरी हेमरेज कहते हैं। तो उसमें ये बहुत रेयर किस्म है हेमरेज की और इसके केसेस बहुत कम आते हैं। जो मेजर हमारे पास इशू आता है वो पहले 24 घंटे में आता है, इसीलिए हम पेशेंट को सी सेक्शन के बाद स्पेशली अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं हॉस्पिटल में और वार्ड में
कुछ हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए और कुछ हॉस्पिटल में 2 दिन की पॉलिसी होती है कि हमें पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना है। अब ये है हमारे पास बात ब्लीडिंग की। अब आते हैं कि कुछ औरतों में जो ब्लीडिंग है वो क्यों हो जाती है, यानी कि खून छूट पड़ता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। अब जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि जो बच्चादानी है उसका साइज़ हमारे पास बढ़ जाता है 7 से 8 गुना, 30 से 40 सेंटीमीटर साइज़ हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्रस का, जो कि होता है नॉर्मल 7 से 8 सेंटीमीटर। अब इसका साइज़ जब बढ़ता है तो नॉर्मल मैकेनिज़्म में यूट्रस अगर यहाँ पे है तो उसको अपने वापस साइज़ में आना है। अगर वो इस साइज़ में वापस नहीं आती और वहाँ पे जो खून की शरियानें हैं वो नहीं सिकुड़ती हैं तो खून बहता रहेगा और जो है ना पेशेंट को इतनी कमी हो जाएगी कि मरीज़ की जान को भी ख़तरा लायक हो सकता है। अब इसकी फिर वजूहात हैं। एक तो है यूट्राइन एटोनी, यानी कि यूट्रस में बच्चेदानी में टोन ही नहीं आई कि वापस अपनी शेप में जा सके। इसकी फिर हमारे पास वजूहात हैं। उनमें हमारे पास शामिल है कि एक तो माँ को प्रेगनेंसी के दौरान पानी ज़्यादा था, जिसे हम पॉलीहाइड्रामनियास कहते हैं, वो था। जुड़वा बच्चे थे आपके, या बच्चे का जो साइज़ है, जो वज़न है 3 साढ़े 3 4 किलो से ज़्यादा था। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हो चुकी हैं आपकी, या एक ख़ास टर्म होती है जिसमें जो बच्चादानी है उसकी शेप ऐसी होती है कि वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती, जिसको हम कहते हैं सेप्टेट यूट्रस। अब ये वजूहात हैं यूट्रस की अपनी वापस नॉर्मल हालत में ना आने की। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मसला हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान टाइम ज़्यादा लग गया, बच्चा फंस गया है, या इस तरह के दूसरे मसाइल जो डिलीवरी के वक्त हो जाते हैं, वो इस तरह का मसला हो गया है, ऑपरेशन के दौरान अंदर कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या माँ ने काफ़ी बच्चे पैदा कर लिए हैं तो, और यानी कि अब कुछ माएँ जो है ना 7वां 8वां बच्चा या इस तरह की सूरत हाल होती है तो उनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, आरपीओसी जिसे हम कहते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ चीज़ें अंदर रह जाती हैं तो उनकी वजह से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये कुछ काजेज़ हैं जो हमारे पास ब्लीडिंग करने की काजेज़ में शामिल हो जाती हैं। अब इसमें एक और चीज़ है हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी कि मरीज़ को खून की ऐसी बीमारी है कि अगर कहीं से कट लग जाए तो खून रुकता नहीं है, तो उसके लिए हम पहले कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं कि हम पहले स्क्रीन कर लेते हैं कि पेशेंट को कोई खून का ऐसा मसला तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननोन रहती हैं, या ऐसी होती हैं कि उनमें हमें ब्लीडिंग का काज़ नहीं मिल रहा होता। तो ऐसी सूरत में ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी हेमरेज की, यानी कि पहले 24 घंटों में। अब इसको हम फिर ठीक कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास फिर मसाज होता है, बैलून थेरेपी ये है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि हम जो यूट्राइन वेसल्स हैं, यानी इंटरनल आइलिक वेसल्स हैं, उनको हम लाइगेट करते हैं। जो शरियान है उसको ही हम बांध देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक सके और हम थोड़ा सा मैनेज कर सकें। इसके बाद फिर एक लास्ट में स्टेज आती है, या फिर हम जो है ना यूट्रस को फोल्ड करके भी उसके ऊपर टांका लगा देते हैं, और काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो इंडिविजुअल केसेस पे डिपेंड करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमने ये कर लेना है। आखिर में जो हम करते हैं, अगर ब्लीडिंग किसी भी मेजर से हमारे पास कंट्रोल नहीं हो रही माँ की, तो फिर हम यूट्रस यानी बच्चेदानी को ही निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और ऐसा डिसीजन तब लिया जाता है जब ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो रही हो और हमारे पास ये हो कि माँ की जान जो है ना जा सकती है, तब हम फिर यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। अब ये है हमारे पास प्राइमरी हेमरेज। इसमें हमने ट्रीटमेंट के लिए क्या किया, सबसे पहले हम मेडिसिन देते हैं, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा मसाज करते हैं। उससे भी अगर बच्चादानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो फिर हमारे पास बैलून आ जाता है, कुछ हम फिर स्टिचेस लगा देते हैं, या हम जो है ना जो वेसल्स हैं उनको हमने लाइगेट कर दिया, और एंड पे हमने क्या करना है, बच्चेदानी को ही निकालना पड़ सकता है। लेकिन इसकी जो ज़रूरत है वो बहुत कम पेश आती है, और आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे हम जो है ना ब्लीडिंग कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये है हमारे पास एबनॉर्मेलिटी ब्लीडिंग होने की पहले 24 घंटे में। अब 24 घंटे के बाद अगर ब्लीडिंग होती है 500 ml, 1000 ml, आधा लीटर, 1 लीटर या कुछ भी, तो उसमें फिर हमारे पास दूसरी काजेज़ आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है। कुछ औरतें जो अपना डिलीवरी के बाद जो है ना अपने ज़ख्म का ध्यान नहीं रखती, या एंटीबायोटिक जो हम देते हैं उसको सही से नहीं लेती, तो फिर अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस वजह से फिर
क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है बॉडी वीक होती है, इम्यूनाइजेशन जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होती है और फिर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो यही है। फिर बाद में एंडोमेट्राइटिस यानी कि जो बच्चेदानी है उसका इन्फेक्शन या इस तरह की दूसरी चीज़ें भी ब्लीडिंग काज कर सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मेजर जो हमारे पास खून बहता है, खून छूट जाता है, वो पहले 24 घंटों में रिपोर्ट किया जाता है।